नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पहले दिन से ही दिलचस्प रहा कैराना का दंगल। अब आखिरी दौर में और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। अब तक विपक्ष की कमजोर कड़ियां माने जा रहे कई धड़े सिरे बनकर आपस में ऐसे जुड़े हैं कि फेविकॉल भी ना जोड़ पाए। कांग्रेस के इमरान मसूद तबस्सुम हसन के देवर कंवर हसन चौधरी यशपाल के साथ खुद जयंत चौधरी की जुगलबंदी में बीजेपी के लिए मुकाबला खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर कैराना के कुरुक्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। कैराना वो सियासी कुरुक्षेत्र जहां 2019 से पहले आखिरी बड़ा राजनीतिक घमासान होना है। घमासान की इस घेराबंदी में रणभूमि तैयार है। रणनीतियों पर रंग रोगन लगाया जा रहा है। रूठे हुए रणबांकुरों को मनाते हुए विपक्ष ने बखूबी होशियारी दिखाई है। कैराना उपचुनाव में पल पल समीकरण बदल रहे हैं और इन बदलते समीकरण के बीच भाभी के खिलाफ ताल ठोक रहे देवर कंवर हसन के अचानक से तेवर बदल गए। इमरान मसूद की गुगली और जयंत चौधरी की फील्डिंग ने नाराज कंवर हसन पर जीत दर्ज कर ली। रालोद के पाले में आकर कंवर हसन ने मुस्लिम वोटरों के उस धर्म संकट को भी दूर कर दिया जो तबस्सुम हसन और कंवर हसन की उम्मीदवारी पर इस पशुपेश में थे कि किसके पक्ष में वोट डाला जाए। कंवर हसन की उम्मीदवारी पर मुस्लिम वोटरों के बंटवारे से बेहद खुश थी बीजेपी, लेकिन विपक्षी एकता के मास्टर स्ट्रोक ने उन उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया है। एक्चुअली सारे देश की नजर कैराना सीट पे लगी हुई है। अगर हम लोग लड़ते तो शायद इसका फायदा बीजेपी को होने जा रहा था, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि पूरा देश एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। तो मैंने अपना समर्थन गठबंधन प्रत्याशी को देने का काम कर दिया। कैराना का दंगल शुरू होने में केवल 2 दिन की दूरी है और इस दंगल में बीजेपी से 2 कदम आगे दिख रहा है विपक्ष। दोहरा मास्टर स्ट्रोक ये कि हसन परिवार से इमरान मसूद की 7 साल पुरानी और चौधरी यशपाल की मसूद परिवार से 40 साल पुरानी अदावत भी मोहब्बत में बदल गई। एक बड़े जाट और मुस्लिम नेता का मंच पर एक साथ आना बीजेपी के जातीय समीकरणों को काफी हद तक बिगाड़ सकता है। कई कमजोर कड़ियों को बड़े करीने से जोड़ा है खुद जयंत चौधरी ने। दरअसल सहारनपुर का एक बड़ा हिस्सा कैराना में आता है। इस लिहाज से पश्चिमी यूपी में मसूद परिवार की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस खटास को दूर करके भी जयंत चौधरी ने खासी सफलता पाई है। हालांकि कैराना में बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता को लेकर भी एक सवाल शोर कर रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बहन जी ने इस बार अपना मिशन सीक्रेट रखा है। वहीं विपक्ष के लिए सोने पर सुहागा ये कि भीम सेना वाले चंद्रशेखर ने जेल से रालोद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की चिट्ठी जारी की है। कैराना के इस कुरुक्षेत्र में बीजेपी की सेना भी मुस्तैदी से मिशन में लगी है। विपक्ष की करीब 5 पार्टियों के मुकाबले बीजेपी से कई केंद्रीय मंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 10 मंत्री, 7 सांसद, 19 विधायकों के साथ ही संगठन के तमाम पदाधिकारी मुकाबले में जुटे हैं। जनता पार्टी और नूरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। विकास और सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा और समृद्धि के मुद्दे पर। बहरहाल अजीत सिंह परिवार के लिए कैराना करो या मरो की हालत में आखिरी बॉल पर मैच जीतने जैसा है, तो वहीं विपक्ष के सामने एकता के साथ फूलपुर गोरखपुर का परिणाम दोहराने की फिक्र है। लेकिन बीजेपी के सामने हार की हैट्रिक का डर है। अब बदलते समीकरणों के बीच सवाल ये है कि कैराना के कुरुक्षेत्र में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सभी एकजुट हुए हैं और क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां दोनों ही तरफ से कितना महत्वपूर्ण है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण पांडे प्रवक्ता बीजेपी, दीपक सिंह नेता कांग्रेस, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी, अनुभव चक नेता बीएसपी, डॉक्टर एसपी यादव नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, फूलपुर गोरखपुर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, और क्या उसके बाद से ही ये बात समझ में आ गई तमाम विपक्षी नेताओं को कि एकजुटता होगी तभी वर्सेस वाली जो स्थिति है एटलीस्ट बीजेपी के सामने तभी खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और गठबंधन और एकता का
एक सफल प्रयोग चूंकि विपक्ष कर चुका था गोरखपुर और फूलपुर में, इसलिए उससे ज्यादा इस गठबंधन की अहमियत कौन जानेगा। उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की अहमियत या तो भाजपा जानती है या गठबंधन वाले खुद, जिन्होंने गोरखपुर और फूलपुर का चुनाव लड़ा। कैराना 2019 से पहले का आखिरी बड़ा इम्तिहान है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। और एक दूसरा पहलू भी, 19 के महासमर से पहले, चंद्रभूषण जी इस बात पर थोड़ा गौर करें, 2019 के महासमर से पहले एक जनादेश ठेठ पूरब से आया यूपी के, और दूसरा जनादेश 31 तारीख को ठेठ पश्चिम से आएगा। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पूरब और पश्चिम दोनों कोनों से जनादेश दे चुका होगा। एक नया आयाम है, इसको भी दृष्टि में रखना होगा। पूरब भी आ जाए, पश्चिम भी आ जाए, तो मान लीजिए कि समग्रता में बात हो गई। एक सिरा गोरखपुर है, दूसरा सिरा कैराना है उत्तर प्रदेश का। विपक्ष के लिए 19 का जितना मंच सज रहा है, या कर्नाटक से जो कुछ वायुमंडल बनाने की कोशिश की गई, उस सबकी यज्ञ परीक्षा कैराना है। एक 3 और लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं देश में, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं। यहां प्रयोग दांव पर है, ये महत्वपूर्ण। और कुछ चीजें, नई घटनाएं घटी जिसके चलते हम ये बहस लेके आए। एक घटना घटी कि गठबंधन के पास जो जो समस्याएं थीं, जो इनके माइनस थे और बीजेपी के प्लस थे, वो इन्होंने वोटिंग से 3 दिन पहले दुरुस्त कर लिए। चाहे कमर हसन हो, चाहे चौधरी यशपाल हो, चाहे इमरान मसूद हो, जहां जहां बीजेपी के रणनीतिकार मान रहे थे कि यहां गठबंधन डूबेगा, वो घाट इनने दुरुस्त कर लिए। और एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी जिस पर भी मैं चर्चा चाहूंगा। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना हसीब सिद्दीकी हैं, उन्होंने फतवा जारी किया कि भाई कैराना के मुसलमान भाजपा को हराए, गठबंधन को जिताए। मुझे इस बात पर आपत्ति है। मुसलमान किसी को हराए, हिंदू किसी को जिताए, ये चुनाव की टोन नहीं होनी चाहिए। इसका लाभ भाजपा को मिलता है, वो अलग सवाल है, लेकिन ये टोन लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। जनता ही हराए और जनता ही जिताए। हिंदू मुसलमान में बांट के कैसे चलेंगे? और जमीयत का क्या लेना देना भाई? मौलाना नमाज पढ़ाएं, वहां तक बात ठीक, धर्म की शिक्षा दें, वहां तक बात ठीक। ये लोकसभा का भी टिकट काटे दे रहे, चाहे पंडित हो चाहे मौलाना हो, इस तरह के उससे बचना चाहिए। चंद्रभूषण जी, आप ही से बात शुरू करेंगे। स्टेक सबसे बड़ा आपका है। जी जी 19 से पहले 2-0 का स्कोर कार्ड है अभी उत्तर प्रदेश की वॉल पर। ये तीसरा मुकाबला है, 3rd राउंड। जी कैसी तैयारी है भैया? देखिए अमिताभ जी, आप बहुत दिनों से पश्चिम यूपी के साथ पूरे देश को समझ रहे हैं। देखिए, जो सोशियो रिलीजियस क्राइसिस से वो पश्चिम उत्तर प्रदेश गुजरता रहा है, आज पिछले 14 महीनों से वहां एक राहत की सांस है, एक सुशासन है, एक बेहतर जिंदगी लोग जी रहे हैं, एक बेहतर समरसता वहां दिख रही है। एक तो पहली बात यह है। दूसरा, एक बड़ी चीज जो हम भारत में देख रहे हैं पिछले 4 सालों से, वो ये है कि जब भारत आगे बढ़ रहा है, श्रेष्ठ भारत बन रहा है, श्रेष्ठ यूपी खड़ा हो रहा है, तो कुछ लोगों को दिक्कतें हैं। दिक्कतें उन लोगों को है जिनको पता है कि जैसे ही श्रेष्ठ यूपी खड़ा हो जाएगा, यूपी बीमारू राज्य से बाहर होगा, तो ढेर सारी पार्टियां जो जाति की राजनीति करती हैं,
जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जो सत्ता की राजनीति करती हैं, जो बंटवारे की राजनीति करती है, वो हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएंगी। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इसमें चुनना है कि सामाजिक रूप से एक समरस वातावरण उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, एक श्रेष्ठ यूपी उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज, जो एक बड़ा वैचारिक लड़ाई है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। ये वैचारिक लड़ाई इस बात को लेकर के है कि एक तरफ सेवा की राजनीति है, एक तरफ पारदर्शिता की राजनीति है। हम अगर योगी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी 3-4 चीजों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 16 से 18 घंटे काम करना, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी जीवन, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आम नागरिकों के लिए समर्पित होकर के सेवाएं देना, और 27 साल यूपी बदहाल राहुल गांधी का जो नारा था, उस बदहाली से उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना। तो ये जो चुनौतियां, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सोशियो रिलीजियस क्राइसिस से जैसे उत्तर प्रदेश बाहर हुआ है, चंद्रभूषण जी, ठीक है, ये तो अच्छी बातें हैं चंद्रभूषण जी, ये बातें अच्छी हैं, लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चुनाव जमीन पर लड़ा जाता है तो उसके समीकरण दूसरे होते हैं। मैं वैसी खरी बात पूछ लेता हूं, कमर हसन के बैठने से आपको झटका लगा? एक। हाँ जी। दूसरा, जमीयत उलेमाए हिंद के फतवा से आपको कुछ राहत हुई? 2 प्रश्न, सीधे सपाट बात, ना घुमा के पूछूं ना घुमा के जवाब। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घुमा के नहीं, साफ बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की राजनीति में जिस तरह से मुस्लिम और हिंदू समाज को बांट करके तमाम राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक रोटे सेकने की कोशिश की है, मोदी जी आने के बाद सबका साथ सबका विकास के जो मूल मंत्र को दिया, हम सबको नागरिक मानते हैं, हम लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नो टीजिंग नो अपीजिंग। आप बहुत हम किसी को चिढ़ाना नहीं बोलने लगते हो चंद्रभूषण जी, ठीक है चंद्रभूषण जी, आप ठीक आएंगे आपके पास। आप आज बहस को बहुत सैद्धांतिक बना रहे हैं, सेमिनार टाइप की बात हो रही है, हकीकत से थोड़ा सा बहस दूर जा रही। खैर, अनिल दुबे जी, मैंने कहा कि कोई जमीयत हो, कोई हिंदू धार्मिक संस्था हो, उसकी जात, उसके मजहब के लोग किसको वोट दे, यह फतवा देश भर में बंद होना चाहिए, और जो ऐसा फतवा दे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो अजब किस्म का आदमी हूं, मैं हूं सत्ता में तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के अंदर कर दूं, इधर वालों को भी उधर वालों को भी। खैर, इस फतवे से आपको कुछ झटका लगा? क्योंकि जब भी इस ढंग का फतवा आता है तो उसकी एंड बेनिफिशियरी भाजपा होती है, चुनावी इतिहास यह बताता है। अब अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर के अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, दंगों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अपने काम के बारे में बात करते, वो जिन्ना की बात करेंगे कि जिन्ना नहीं चलेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। अगर वो ये कहेंगे अरे भाई जिन्ना को कौन चलाना चाहता है, आप हटा दीजिए मूर्ति, आप उनकी तस्वीर हटा दीजिए, दोनों जगह आपकी सरकार है, कानून बना करके हटा दीजिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश इतने बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बात करेंगे तो फिर हम दूसरों पर कैसे करेंगे? आप जाति के सम्मेलन करोगे और कहोगे कि दूसरे ना करें। जब आप स्वयं कर रहे हैं तो ये विषय ठीक है, आपकी बात आप अपनी जगह जायज है कि बात किसी बिरादरी की ना करके किसान की होनी चाहिए, बात किसी जो है आम जनमानस की होनी चाहिए, और वही इस बार जो है कैराना में अमिताभ जी वही हो भी रहा है। इस बार वहां पर किसान है, इस बार वहां पर सैद्धांतिक बात बताने लगे यार। मैंने आपसे पूछा, जमीयत के फतवे से आपको झटका लगा, चूंकि इस फतवे से आपको तो कोई लाभ होना नहीं। खरी बात कहूं तो मुस्लिम वोट बैंक भाजपा की ओर तो जा नहीं रहा था, फिर यह फतवा दूसरे पक्ष को यूनाइट जरूर करेगा। थोड़ी बहुत राजनीति हमको भी आती है अनिल बाबू। देखिए, वहां पर अब हिंदू मुस्लिम अमिताभ जी नहीं है, अब वहां हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, तभी आप लड़ाई में है, तभी आप लड़ाई में है अनिल दुबे जी, तभी लड़ाई में है, वहां पर अन्यथा तो लड़ाई में नहीं होते। वो भारतीय जनता पार्टी प्रयास हमेशा शुरू से करती रही कि किसी न किसी तरीके से यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में बात होने लगे। लेकिन अब वहां का जो आम नागरिक है, वहां के लोग हैं, वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वहां का व्यक्ति ये पूछ रहा है कि हमारे जाति पर चुनाव हो रहा है, मजहब पर नहीं। मैं समझ गया, ठीक है अनिल दुबे जी, ठीक है। एसपी यादव साहब हमारे साथ हैं।
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे 5 साल। यादव जी, सारी बात ठीक, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई। अगर आप चले जाते वहां आपके अध्यक्ष कैराना, तो क्या समस्या थी? भाई हम बंगलौर जा सकते हैं तो कैराना तो बगल में है, इसके पीछे कोई विशेष कारण? देखिए ऐसा अवतार जी, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये तो दूसरी बात है कि ना जाने के ऊपर ये माहौल है कि चुनाव जीत रहे हैं। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव को, अभी योगी जी भी भाषण, अभी भी वही हिंदू मुस्लिम और जो है ये मान के वो गए बात नहीं। कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे एसपी हैं। यादव साहब, चुनाव जीत रहे हैं ये मान के आप गए नहीं? जी नहीं, ये बात कुछ नहीं, देखिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे, देखिए ऐसा है चुनाव, देखिए कोई वहां पर यह है कि हम कोई, हमारी रणनीति है, हम कोई बड़ी सभा नहीं कर रहे हैं, हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम वहां कोई बड़ी सभा और कोई रैली नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और कल तक अंतिम। ठीक, अनिल दुबे, ठीक है। अरे भाई आपके सहयोगी बोल रहे हैं, उनको तो सुनिए। देखिए सुनिए अनिल दुबे जी, सुनिए यादव जी को सुनिए। यादव जी, नहीं, देखिए ऐसा है जी, देखिए अमिताभ जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और योगी जी जो भाषण जिस किस्म का दे रहे हैं, वो जनता अब मानने वाली नहीं है। गोरखपुर में दिखा दिया, इन्होंने किसानों के साथ छल किया है, कर्जा माफी के नाम पर छल किया है। एक पैसा ये अब नहीं बता रहे कितना कर्जा माफ किया, धोखा दिया है। गन्ना किसानों का कहा था 14 दिन में मिल जाएगा। आज लड़ाई इस बात की है, वहां गन्ना किसान को पेमेंट नहीं मिल रहा है। एक मिनट, ठीक, और ठीक यादव जी, एक बात पूछूं जी, एक बात पूछ, एक सवाल है बस, उसका सीधा जवाब आ जाए, जनता को बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर कैराना आप जीते जी, तो हम ये मान लेंगे कि आपने जो आरोप लगाए वो जनता को पसंद आए, और अगर कैराना भाजपा जीती तो हम मान लेंगे आपने जो आरोप लगाए वो जनता को पसंद नहीं आए। ईमानदारी की बात, राजी इस पर आप और चंद्रभूषण दोनों भाई, बताइए। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, देखिए जो चुनाव के मुद्दे होते हैं, आज हमारा केवल मुद्दा विपक्ष का जो मुद्दा है, चाहे लोकदल हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, या सपा हो, या कांग्रेस हो, या अन्य पार्टियां हो, बहुजन समाज पार्टी हो, मुद्दा केवल यह है कि ये जो कुशासन है इस प्रदेश में, जो समाजवादी पेंशन गरीबों का छीना गया है, कन्या वृद्धा धन छीना गया है। आज जो है अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है, आज एम्बुलेंस नहीं चल रहा है, यादव जी आएंगे आपके पास, आज लैपटॉप नहीं मिल रहा है, और पूरा आज जो है महंगाई। यादव साहब आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। दीपक भाई, मैं आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, बड़े सवाल मैं अनुभव चक के पास जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुजन समाज पार्टी के नेता अनुभव, जो सवाल मैंने एसपी यादव जी से पूछा वो थोड़ा और ग्रेविटी के साथ आपके पास भेजता हूं। इनके नेता कार्यकर्ता तो दिखे वहां, कम से कम धर्मेंद्र गए और लोग गए, नौजवान सारे वहां लगे हैं, समाजवादी पार्टी की जो ब्रिगेड है। आपने सब कुछ गुपचुप रखा। कल बसपा के कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं अग्निहोत्री जी, मैसेज जहां पहुंचना था वहां पहुंचा दिया। तो मैंने कहा खुद क्यों नहीं निकले? इस बात का उत्तर कोई नहीं दे रहा। कैराना में भौतिक उपस्थिति से परहेज क्यों? इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई मसला है, कोई हिचक है, कोई पेच है? अमिताभ जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो माननीय बहन जी ने आदेश दिया है कि वहां कैराना में, कैराना में कार्यकर्ताओं के विवेक पर माननीय बहन जी ने छोड़ दिया है। हाँ, कार्यकर्ताओं के विवेक पर माननीय बहन जी ने तो बड़ा छोड़ दिया है वहां का चुनाव। और आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। ना, यही बात मैं
ये अमिताभ जी पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बेवकूफ है, उनकी आंखें 31 मई को रिजल्ट आने के बाद खुल जाएंगी। उनको ये पता, गोरखपुर में तो ये दिखा दिया माननीय बहन जी ने कि मेरे एक इशारे पे वोट कन्वर्ट हुआ। अब की ये पता लग जाएगा कि बहन जी की अनकही बातों को भी जो कैराना के और नूरपुर के वोटर हैं उन्होंने कितने अच्छे से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समझा है और उसी हिसाब से वोट करा है। 31 मई को नतीजे चौंकाने वाले इनके लिए आएंगे, इनके प्रशासन के खिलाफ। आप ये कह रहे हो बहन जी इस बात का टेस्ट करना चाहती हैं कि मेरे बोलने की तासीर क्या है, गोरखपुर फूलपुर में आ गया, मेरे न बोलने पर भी तासीर क्या आती है, ये बिजनौर से टेस्ट करूं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं ना बहन जी इस चीज को अच्छी तरीके से समझती हैं कि हमारा कार्यकर्ता समझदार है, उसके विवेक पर अगर उन्होंने वहां पे छोड़ा है तो वहां पे कार्यकर्ता इस बात पर भी भाजपा से सवाल उठाएगा कि जो आज आप दलितों के घर जाके खाना खाने का ड्रामा कर रहे हैं, जब वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश पे हमारे शूद्र भाई मारे जा रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? हमारा 2 अप्रैल का शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था उस पे आपके आरएसएस के गुंडा जब राजा चौहान मध्य प्रदेश में गोली चला रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके आपने शूद्र समाज के ही लोगों को उल्टा जेल में ठूसने का काम किया, रास्ता लगाए, तब आप जो है कहां चले गए थे? शूद्र समाज के लोगों पर आपने हर जगह अत्याचार करा है। जागरूक है, बाबा साहब को मानने वाले कानून अपना हाथ में लिए थे, आपने पथराव करवाया था उसके ऊपर। जो काम चंद्रशेखर ने किया चिट्ठी लिख के, आप 2 ही लाइन की रिलीज जारी कर देते। लेकिन खैर आपके कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं, आप इसका इम्तिहान ले रहे हैं, हम भी देखेंगे 31 को। ठीक बात। दीपक सिंह, बेंगलुरु के मंच का सबसे लाउड मैसेज 2 थे। एक तो उत्तर प्रदेश के लिए ऑब्वियस मैसेज था, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ 25 साल बाद सपा और बसपा के मुखिया एक साथ दिखाई दिए, और एक नेशनल पर्सपेक्टिव में बड़ा मैसेज था, वो इससे भी बड़ा था पॉलिटिकली। कांग्रेस प्रेसिडेंट और बीएसपी प्रेसिडेंट की केमिस्ट्री, माथे पर माथा हाथ पर हाथ, मामला कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। दीपक जी, ये बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 कमिंग असेंबली इलेक्शंस में गठबंधन की ओर जा रहा रास्ता, क्योंकि वहां आपको बसपा की जरूरत पड़ेगी। देखिए अमिताभ जी, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि आज बड़े जोर शोर से लोग चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। आप आंकड़ों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास बहुमत नहीं है। जो इनका गठबंधन है एनडीए का, एनडीए के गठबंधन 24 दलों का गठबंधन है, उसके खिलाफ ये सीन था जो आपने देखा था। 24 दलों गठबंधन खिलाफ अभी तक हम जितने लोग हैं, अगर हम जो चर्चाएं भी हो रही हैं समाज में, हमारे उनके 24 दल के गठबंधन के अगेंस्ट में 12 दलों का गठबंधन है, जिसका एक टेलर मात्र देखा है कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में। निश्चित रूप से अमिताभ जी जो आप कह रहे हैं, बड़ी संभावनाएं उसमें है। 2019 में जो एनडीए का बड़ा बिल्कुल अमिताभ जी, ये सहज बंद होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 24 दलों गठबंधन के बहुत सारे गठबंधन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उन अपने स्टेटों को तोड़ने की बात की है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पांडिचेरी हो, चाहे आपका बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। लेकिन इस गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो कम से कम देश के साथ खड़े होते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले 2019 में, अभी तो हम कैराना का चुनाव जीतने ही जा रहे हैं लोग, उसके बाद भी 2019 में जो एनडीए का 24 दलों का बड़ा गठबंधन है, उसकी दशा यही होने वाली है कि हो सकता है मोदी जी ने कहा था झोला उठाकर चल देंगे, प्रधानमंत्री जी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। ठीक अमिताभ जी। ठीक है। दीपक सिंह, मैं एक क्विक रिएक्शन चंद्रभूषण पांडे से ले लूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा, नहीं तो बात जमेगी नहीं। चंद्रभूषण जी, दीपक सिंह ने कहा 24 में शायद जिस वक्त चुनाव हुआ 2014 का, उस वक्त आप लोग 35 छोटे बड़े दलों के साथ
एडजस्टमेंट और अलायंस में थे, अगर मैं आंकड़ा सही याद कर पा रहा हूं तो भाई इधर हाँ, जी, 35 जी। उधर 30, नहीं, वही संख्या है जो आप बता रहे हैं, कुछ उसमें मान लो। अमिताभ तो जब अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं, तब हंगामा क्यों? देखिए एनडीए 45 हैं। अब तो 45 हो गया है। 45 देखिए अमिताभ जी, हमारे पास एक बड़ा एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है, विविध विचारधारा के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, विभिन्न तरह की सोच के लोग हैं और पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग छाता लगा हैं। लिए और इसमें केवल और केवल करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं इनके पास। और आज ये जो कह रहे झोला लेके जाने की बात, देखिए दम है कांग्रेस का। नहीं, प्रधानमंत्री एक झोला ऐसी पार्टी लेके चल देंगे, एक ऐसी पार्टी जिसको जनता ने समेट करके 44 तक पहुंचा दिया है, और आज हम जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता से कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा कि पब्लिक हमारी सेवा पर, हमारे परफॉर्मेंस पर वोट देगी और हम सत्ता में पुनः आकर के सेवा के इंसान को आगे बढ़ाएंगे। भाषण पे वोट नहीं मिलेगा, अब वोट काम पर मिलेगा। इसका फैसला जब हम बात चंद्रभूषण जी, मुश्किल यही है, आप जो सेवा कर रहे हो, अब ये लोग भी कह रहे हमारा मन भी सेवा का हो रहा है, आप हटो तो हम सेवा करें। ये सेवाई का तो खेल है हिंदुस्तान में, इसी का नाम चुनाव है भैया। ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कैराना पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज महाबहस में कैराना में जो हो रहा है और जिस तरीके से सब एकजुट हुए हैं उसी पर चर्चा हो रही है। और अमिताभ जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये, आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसका, फूलपुर गोरखपुर का जिक्र हुआ, कर्नाटक का जिक्र हुआ, और कम से कम कैराना को लिटमस टेस्ट कहें या फिर सेमीफाइनल 2019 की जमीन के लिए, इसके भावनात्मक तौर पर हमें कहें कि मोराल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। महागठबंधन की बात करें या फिर हम बात करें बीजेपी की, और इस वजह से भी ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है। युद्ध में उतरने से पहले एक भी पॉजिटिव नोट आपके आत्मबल को बढ़ा देता है या घटा देता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। टीवी पे आप इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है। चंद्रभूषण जी, कैराना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर के बाद हो रहा है चुनाव, और लोकसभा के चुनाव से पहले का आखिरी टेस्ट। निश्चित रूप से कैराना का जो ये चुनाव है महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसमें एक मैसेज छिपा होगा, इसके परिणाम में इसको नकारा नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि कैराना की जनता को एक अवसर मिला है कि राम की विरासत और जिन्ना की विरासत में से एक को चुनने का मौका मिला है। वहां की जनता को एक मौका मिला है को कैराना के पलायन के घावों को भरने का एक अवसर उसे मिला है। वहां की जनता को एक मौका मिला है, एक तरफ श्रेष्ठ यूपी है, दूसरी तरफ बदहाल यूपी है। एक तरफ श्रेष्ठ यूपी है, दूसरी तरफ बदहाल यूपी है। अच्छा चंद्रभूषण जी, आपने नया नारा दे दिया, राम वर्सेस जिन्ना। चंद्रभूषण जी, आपने नया नारा दे दिया, राम वर्सेस जिन्ना। चंद्रभूषण जी, आपने नया नारा दे दिया, ये लड़ाई इस देश में है, राम वर्सेस जिन्ना, राम बनाम जिन्ना। जी ये लड़ाई है, भगवान श्री राम का अपमान है, भगवान राम का अपमान है कि जिन्ना को राम एक लोग चंद्रभूषण जी ने आज मुझे उत्तर प्रदेश पर एक बहुत बड़ी बात कही। सच्चाई है। रुकिए दीपक सिंह, रुकिए, अनुभव रुकिए। कैराना को लेके मैंने 9 मई को कहा था इसी मंच पर खड़ा कर दिया कि कैराना में जिन्ना चलेगा या गन्ना। मेरी ये बात कैराना तक पहुंची, जयंत चौधरी ने इसको इशू बनाया, योगी जी ने इसको इशू बनाया, गन्ना चलेगा। मुझे अच्छा लगा कि चलो इस मंच से निकली बात कैराना का पॉलिटिकल नैरेटिव तय कर रही है। लेकिन मेरे दोस्त चंद्रभूषण पांडे ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो गन्ना वर्सेस जिन्ना फ्रेज दिया था, जिस पर जयंत ने प्रचार रखा अपना और योगी जी ने। अब इन्होंने नई और बड़ी बात कह दी, बड़ी लकीर खींच दी। रुको भाई अनुभव, इन्होंने कह दिया वहां राम बनाम जिन्ना की लड़ाई है। एसपी यादव, राम बनाम जिन्ना की लड़ाई है कैराना में, ये भगवान राम का अपमान है। बड़ी बात है, इसको नोट किया जाए।
एसपी यादव साहब, कैराना में राम वर्सेस जिन्ना लड़ाई है। इनके लिए जिन्ना, जी जी जी, देखिए ये बीजेपी के लोग अब भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे। जिन्ना के सामने खड़ा कर दिया भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विरासत की बात मैंने भगवान की है। राम को इन्होंने राम की अपमानित विरासत किया है, इनको माफी मांगना चाहिए। आज लड़ाई वहां पर, आज गन्ना किसान उसको भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो 40 रुपया गन्ने की रेट बढ़ाया था अब और इन्होंने 10 रुपया बढ़ाया, वो भी भुगतान नहीं करा पीछे पाए। छूट गया दोस्त, किसान को कर्जा नहीं मिल मामला रहा बड़ा है। हो गया। अनुभव चंद, ठीक है यादव जी रुकिए। अनुभव चंद, गन्ना पीछे नहीं, बीजेपी ने नहीं कहा, बीजेपी के लिए छूट गया है, चंद्रभूषण जी की बात वहां कोई के मान ले, किसान के लिए राम गन्ना की एक विरासत प्राथमिकता वर्सेस जिन्ना, ये लड़ाई है कैराना में। यानी राम वाले एक तरफ, जिन्ना वाले दूसरी देखिए तरफ, अवतार ये लड़ाई जी, है। ये भाजपा वाले चुनाव हार रहे हैं अनुभव, इसलिए मोदी जी को देखिए, मोदी जी को 26 को बागपत जिले में, बागपत में जो पड़ोस का है वहां पर सभा करवा रहे हैं और जाट सम्मेलन कर रहे हैं, जाट के सम्मेलन कर रहे हैं। अनुभव चेक, ये इसके मतलब ये चुनाव हार रहे हैं। अब भगवान राम को लाकर खड़ा कर दिए। हमेशा आज किसान कह रहा मुझे कर्जा नहीं मिल रहा है। राम वर्सेस अदर चुनाव, हिंदू वर्सेस मुस्लिम पोलराइजेशन करने का इन्होंने हमेशा प्रयास करा है। ये राम की विरासत की बात करते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना 1947 बंटवारा करा के जिन्ना एपिसोड खत्म हो गया। आज जो भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, कश्मीर में पीडीपी के साथ, जो पीडीपी भारत को बांटने की बात करता है, आतंकवादियों को फेवर करता है, एक तरफा सीज फायर की बात करी है, उसने करा हुआ है इस समय, उसके साथ आप गलवैया कर रहे हैं। किस तरीके से दोगली बातें आप करते हैं, ये जनता आपको देख रही है पूरी तरीके से। आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। कैराना लोकसभा के एक जो किसान है, उनका 800 करोड़ रुपए की देनदारी अभी बकाया, उस पर आप बात नहीं करते हैं। वो देने की आप बात नहीं करते, बात घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर भी बात है। उत्तर प्रदेश में ग्रेट गन्ना यूपी किसानों बनाम बहाल यूपी का 12,000 करोड़ रुपया अनिल दुबे, अनिल दुबे, क्या कैराना में, रुकिए भाई, क्या कैराना में जी भगवान राम की विरासत और जिन्ना, इसके बीच में चुनना है? अनिल दुबे जी, क्या दो पाले हैं, एक तरफ राम वाले, दूसरी तरफ जिन्ना वाले? भगवान, ये कौन सा भगवान राम की विरासत, भगवान राम का बड़ा सम्मान किए दे रहे हैं। ये तो हमेशा से इनकी नीति रही है। अमिताभ जी, आप तो इस बात से वाकिफ हैं कि जब ये लड़ नहीं पाते, आपको इस बातों को आपने देखा है कि जब ये लड़ नहीं पाते तो ये राम का चित्र ही लेकर के आते हैं, ये भारतीय सेना का चित्र लेकर के आते हैं। और जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना का चित्र कोई नहीं, जिन्ना को इन्होंने वीजा देके हिंदुस्तान बुला रखा है। जब तक कैराना का चुनाव है, कर्नाटक का निपट गया, अब कैराना का निपट जाएगा तब जिन्ना को वापस भेजेंगे। तो और नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खुद खाएंगे, जिन्ना की तस्वीर ये नहीं हटाएंगे। सारा विपक्ष तो कह रहा है कि भाई जिन्ना की तस्वीर का कोई हिमायती नहीं है, आप जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। हम तो आपसे केवल एक सवाल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपया बाकी है, उस पैसे को आप कब दोगे? लोग आप गन्ना पर टिकी है, लोग अपने, ठीक है, अनिल दुबे, मैं समझ गया, गन्ना पर टिकी है, क्यों नहीं ये बात करते? दीपक सिंह, ठीक है अनिल दुबे जी, ठीक है, समय कम है, उसकी बात क्यों नहीं करते? दीपक सिंह, ठीक है, रुकिए भाई अनिल जी, है सरकार के, रुकिए अनिल दुबे, रुकिए, चाहता है कि अरे रुकिए भाई, दीपक सिंह, आपकी पार्टी के जी गैर गांधी परिवार के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कुशलता पूर्वक एक अल्पमत सरकार भी अच्छे से चलाई और जब विदा हुए तो बहुमत में कन्वर्ट कर ली, तब तक नरसिंह राव, मुझे ये बात याद आ गई चंद्रभूषण जी ने जो बात कही उससे, वही सवाल है आपसे। प्रधानमंत्री से पद से हटने के बाद राव साहब से मेरी बात हुई अयोध्या को लेकर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, भाजपा से तो हम लोग लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुश्किल ये है, ये राम जी को आगे ले आते हैं, भगवान राम को। अब भगवान राम से बताओ कौन लड़े? दीपक सिंह, वही स्थिति कैराना में बन रही है क्या? अमिताभ जी, एक कहावत कही गई है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। ये बड़े होशियार लोग हैं, गंजे को कंघा बेच देते हैं, इन्होंने एक आध दो बार और चढ़ा ली। देश की जनता ये कहना शुरू कर दिया है अब
कि झूठे लोग हैं, भाषणबाज लोग हैं और जिन्ना को मानने वाले लोग हैं, जिन्ना की मजार सजदा करने वाले लोग हैं। राम से कोई नाता इनका नहीं है। ये राम का नाम सत्ता के लिए लेते हैं, अलग बोडोलैंड मांगने वालों से हाथ मिलाते हैं, अलग कश्मीर मांगने वालों से हाथ मिलाते हैं, अलग नागालैंड मांगने वालों से हाथ मिलाते हैं। ये किसी के नहीं है। राम को पूरा देश मानता है, राम को पूरा देश मानता है। ये सिर्फ जिन्ना को मानते हैं। ये बिना बुलाए देश का अपमान करते हैं, ये बिना बुलाए देश का अपमान करते हैं और पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि राम का मंदिर बनने की सुनवाई टाली जाए। जाके पाकिस्तान आप तो घोर राम के विरोधी हैं, बिरयानी खाते हैं। राम की पूरी विरासत अगर आज खतरे में है, जिनके पास कोई एक जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। जिनके पास राम की विरासत अगर आज इस देश में खतरे में है, उसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है, सोनिया गांधी जिम्मेदार है। लोगों ने महल बना दिया, सच्चाई है, पब्लिक जानती है, पब्लिक को पता है कि राम जी का भव्य मंदिर बनने में जो बाधाएं हैं वो इस परिवार से चुनाव होता है, तब राम का नाम लेते हैं। आप देखिए ना पुराण में, आप देखिए ना खंड का धर्म को बेचा है, भगवानों को बेचा है, रावण ने, अमिताभ जी, रावण ने भी राम नाम के पत्थर समुद्र में डाले थे, एक बार पार हो गया था, लेकिन हस्त्र पूरी दुनिया ने देखा है कि चुनाव में उतर जाए। अनुभव चक, क्या भगवान राम की विरासत इतनी छोटी है कि इलेक्शन और बाई इलेक्शंस में उतरने लगे? अमिताभ जी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बार बार जो चाहे इन्होंने जो भी आंदोलन चलाया हो, इन्होंने बहुजन समाज के, दलित समाज के, शूद्र समाज के लोगों को आगे करके तब अपना आंदोलन खड़ा करा था। और इस बार इनकी ये सारी गलतफहमी इसलिए दूर हो जाएगी कि शूद्र समाज में जन्मे लोग, बहुजन समाज में जन्मे लोग इनकी चाल को समझ गए हैं। वो ये जान गए हैं कि जब इनको आंदोलन चलाना होता है, जब चुनाव होता है, तो उस समय ये लोग हमको हिंदू बना देते हैं। जैसे अब एक नई बहस शुरू हो गई। आप सभी मेहमानों से गुजारिश है कि आप लोग जो है थोड़ा सा शांत रहें। अमिताभ जी, इस्लाम वर्सेस भगवान भी सुन लिया, आप तो जिन्ना वर्सेस राम भी सुन लिया। ये जब स्तर गिर रहा है तो ये बात उतनी ही दुरुस्त भी है कि चुनाव कितने, बस जीतना है, कैसे भी जीतना है। और उस लिहाज से आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं 2019 को देखते हुए और आने वाले कमिंग जो स्टेट्स हैं उनको देखते हुए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, जो बात मेरे मित्र ने कही, भाजपा के प्रवक्ता चंद्रभूषण जी ने, राम इस देश की आत्मा का एक शब्द रूप है। उसमें हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं। राम और कृष्ण पर इस देश में भक्ति काल में मुस्लिम कवियों ने बहुत अच्छा लिखा, उसके बाद लिखा। इकबाल ने कहा इमाम हिंद राम को, रसखान से अच्छा कृष्ण पर और किसने लिखा? इसलिए मैं कहूंगा वो आत्मा का एक शब्द रूप है राम और कृष्ण भारत की। उनको चुनाव में मत उतारिए। चुनाव के लिए ढेर सारे विषय हैं, उन पर लड़िए, लोकतांत्रिक अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप चले। लेकिन हम जिसको परम पिता बोले उसको आप कोई नाम दें, अल्लाह नाम दें, राम नाम दें, कृष्ण नाम दें, महादेव कहें, कुछ कहें, वो हमारे चुनावी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं पूरी बहस सुना। गन्ना की बात तो आई, लेकिन उससे ज्यादा बात आई जिन्ना की, और फिर आई जाट, प्रजापति, कश्यप। मनमन सब मुस्कुरा रहे, देखो सब मुस्कुरा रहे। और अभी बोलने को कहो तो बड़ी बड़ी बातें सिद्धांत की, थीसिस,
लेकिन गणित सबके पास डायरी में वही है, जाट कितने, कश्यप कितने, प्रजापति कितने, मुसलमान कितने, गुजर कितने, यही है ना। सबके जेब में छोटी छोटी डायरी जिसमें ये जुड़ा हुआ रखा है। लेकिन बात करेंगे तो ऐसी करेंगे कि लगेगा कि ऑक्सफोर्ड के सेमिनार हाउस में बैठे हैं हम लोग, या डॉक्टर राधाकृष्णन कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है। कैराना क्यों महत्वपूर्ण है ये हम लोग चर्चा कर ही चुके, बता ही चुके। मैं 2 आंकड़े रखता हूं, अनिल दुबे जी के लिए भी, एसपी सिंह जी के लिए भी, एसपी यादव साहब के लिए भी, अनुभव चक के लिए भी, दीपक भाई के लिए भी और चंद्रभूषण जी के लिए, जो मेरे मन में इनकी चर्चा किसी से नहीं सुनी, ना इधर वालों से ना उधर वालों से। जो आए उनने भी चर्चा नहीं की, जो पर्दे के पीछे उनने भी चर्चा नहीं की। पूरे देश का साक्षरता प्रतिशत है, चंद्रभूषण जी सुनिएगा गौर से, 74% आज। कितना? 74, 74%। और कैराना का साक्षरता प्रतिशत है 63। पूरे देश के साक्षरता प्रतिशत से 11% कम। पूरे देश की पर कैपिटा इनकम जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं 72,805 एवरेज, चंद्रभूषण जी 72,805, और कैराना की पर कैपिटा इनकम 41,596, 31,000 कम। पूरे चुनाव में यह मसला नहीं। कमर हसन कहां है, जमायत उलेमा क्या कह रहा है, भीमसेना कहां है, विश्व हिंदू परिषद को एक्टिव करो, बजरंग दल को बुलाओ, इधर फतवा लाओ, उधर घोषणा लाओ, इस नेता को सेट करो, उस नेता को सेट करो, इस जात के आदमी को देखो, उस जात के, सारी बातें कर रहे हैं आप लोग। लेकिन यह सवाल किसी मंच से नहीं उठ रहा कि कैराना अनपढ़ क्यों रहा, देश के साथ क्यों नहीं बढ़ा, कैराना गरीब क्यों है। 2018 के भारत में, उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कैराना की। इससे न मुस्लिम अछूता है, न जाट, न प्रजापति, न कश्यप, न ठाकुर, न बामन। भाजपा का वोट बैंक भी इसी पे सफर कर रहा है, सपा का भी, बसपा का भी, आरएलडी का भी, कांग्रेस का। ये पूरे कैराना की आज की तस्वीर है, एमआरआई स्कैनिंग है। मित्र, इस पर चिंतन करिए, इस पर चिंतन करिए। मूल विषय ये है, जिन्ना और राम की विरासत चुनाव का विषय है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी, और बाकी मेहमानों का भी। यकीनन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। कैराना पिछड़ा हुआ है, पर कैपिटा इनकम इस तरीके से देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इस पर बात क्यों नहीं हो रही। खैर, आज कुछ यही निकल कर आया। आज महाबहस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।